जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो डिबेंचर कंपनी के लिए एक लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होता है। तो जब हम लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के अंदर कंपनी के पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक होता है कंपनी के पास इक्विटी और एक होता है कंपनी के पास डेब्ट। मींस कंपनी जब लॉन्ग टर्म फाइनेंस रेज करती है तो कंपनी इक्विटी वर्सेस डेब्ट के कॉम्बिनेशन को चूज करती है। इक्विटी का मतलब कंपनी के लिए शेयर कैपिटल और अपने रिजर्व्स एंड प्रोविजन से होता है। पर मैं रिजर्व एंड प्रोविजंस को नहीं लूंगा क्योंकि हम अभी शेयर डिवेंचर को कॉन्ट्रास्ट कर रहे हैं। और जब कंपनी डेब्ट की बात करती है तो एज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस हम जब लेते हैं तो हम उसको डेब्ट कहते हैं। यहाँ पर हम डेब्ट को इजी लैंग्वेज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स कह देते हैं। और जब कंपनी लॉन्ग टर्म बोरिंग रेज करती हैं तो कंपनी के पास एज अ लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस होते हैं उसमें एक ऑप्शन कंपनी के पास डिवेंचर्स की होती है। सेकंड ऑप्शन कंपनी के पास बैंक लोन की होती है और तीसरी ऑप्शन कंपनी के पास पब्लिक डिपॉजिट्स की होती है। मींस डिबेंचर इज अ long term borrowing for the company and it is a debt for the company and company is raising this debt as a long term source of finance। तो अगर अब हम सम अप करें तो हम ये कहेंगे कि कंपनी के पास लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस के लिए या तो शेयर की ऑप्शन अवेलेबल होती है या डिबेंचर की ऑप्शन अवेलेबल होती है। यानी कंपनी शेयर्स और डिबेंचर को यूज करती है एज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ फाइनेंस। तो जब हम शेयर्स और डिबेंचर्स को कॉन्ट्रास्ट करते हैं तो शेयर्स और डिबेंचर्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो तो मैंने आपको भी क्लियर कर दिया कि शेयर्स वर्सेस डिबेंचर्स की बात करें तो जो शेयर और डिबेंचर्स में डिफरेंस है वो फर्स्ट है शेयर्स कंपनी के लिए कैपिटल का फॉर्म होती है जबकि डिबेंचर्स कंपनी के लिए बोरोइंग्स होती हैं। सेकंड पॉइंट होता है शेयर कंपनी के जो कंपनी के शेयर होल्डर्स हैं वो कंपनी के ओनर्स माने जाते हैं और जो डिबेंचर होल्डर है वो कंपनी के क्रेडिटर्स माने जाते हैं। कैपिटल बोरिंग नहीं है इसलिए कंपनी के पास कैपिटल परमानेंट सोर्स ऑफ फाइनेंस होती है। और डिबेंचर्स की बात करें तो डिबेंचर कंपनी के लिए बोरोइंग है तो ये परमानेंट सोर्स ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस नहीं है। इसकी आपको एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के बाद से 5 इयर्स और 10 इयर्स के बाद आपको इन डिबेंचर की रीपेमेंट करनी होती है। तो यहाँ पर लायबिलिटी है बोरोइंग है इससे उसको रीपे करना है।
जो शेयर होल्डर्स होंगे वो ओनर्स हो जाएंगे, और जो डिवेंचर होल्डर्स होंगे वो कंपनी के क्रेडिटर्स हो जाएंगे। नेक्स्ट, शेयर्स के ऊपर हम एनुअली डिविडेंड पे करते हैं, जो कि कंपलसरी नहीं है, तो नॉट कंपलसरी। और जो रीपेमेंट है, जो रीपेमेंट है डिबेंचर्स की, वो कंपलसरी है, और डिबेंचर होल्डर को हम इंटरेस्ट पे करते हैं। अब ये जो इंटरेस्ट होता है ये अनलाइकली टू डिविडेंड, ये इंटरेस्ट कंपलसरी टू पे होता है, यानी आपको अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना कंपलसरी होता है। मींस ये हमारे लिए बाय नेचर चार्ज होता है। ये एमसीक्यू या वन मार्कर में भी क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द नेचर ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर, तो यू शुड आंसर इट इज चार्ज बाय नेचर, दैट इज कंपलसरली टू पे। मींस अगर कंपनी पे प्रॉफिट है सफिशिएंट इनसफिशिएंट तो भी देंगे, अगर कंपनी को लॉसेज हैं तो भी देंगे। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ पी&एल में डेबिट करने के बाद ही आंसर कैलकुलेट होता है, फिर चाहे वो प्रॉफिट आए या लॉस आए, तो ये आपका कंपलसरी टू पे है, जबकि डिविडेंड कंपलसरी नहीं होता है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स होते हैं। शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट्स होते हैं, लेकिन डिबेंचर होल्डर के पास कोई वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द टर्म शेयर एंड डिबेंचर्स। तो अब हम डिबेंचर को याद रखेंगे कि डिबेंचर बोरोइंग्स है, उसके ऊपर हम इंटरेस्ट पे करते हैं जब तक कि हम डिबेंचर की रीपेमेंट यानी रिडम्पशन नहीं कर देते हैं, और डिबेंचर का इंटरेस्ट बाय नेचर चार्ज होता है जो कंपलसरली टू पे होता है। अब सीबीएसई ने क्या कर दिया है कि वो हर तरह के क्वेश्चन को एग्जाम में डालने की बात करते हैं, यानी वो कह रहे हैं कि जो एज पर एनसीईआरटी है उससे कुछ भी पूछा जा सकता है, चाहे वो किसी भी टॉपिक में से क्वेश्चन हो। तो अपना एरिया थोड़ा वास्ट कर चुके हैं आज की डेट में ये, इसलिए थोड़ा सा थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग और होना पड़ेगा हमें भी आगे, पर अभी हम कोशिश करते हैं कि मैक्सिमम डिवेंचर की बात को कवर किया जाए। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013, जो अमेंडेड एक्ट था, जो लेटेस्ट एक्ट है हमारा, उसका सेक्शन 2 सबसेक्शन 30 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 कहता है, डिबेंचर्स की डेफिनेशन देता है वो, ये कहता है डिबेंचर इंक्लूड्स डिबेंचर स्टॉक, bonds and any other securities of the company whether constituting a charge on company's asset or not। अब ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इससे कुछ भी थ्योरेटिकली भी आने के चांसेस रहेंगे हमारे पास। यहां पर डेफिनेशन में लिखा है कि डिबेंचर्स के अंदर डिबेंचर्स स्टॉक तो आते ही हैं,
यानी डिबेंचर इटसेल्फ तो फॉल करता ही है, उसके अलावा बॉन्ड्स को भी डिबेंचर की ही डेफिनेशन में या एक तरह का बॉन्ड को भी एक तरह का डिबेंचर की ही कैटेगरी में डाला गया है, यानी डिबेंचर का ही उसको एक टाइप माना गया है या उसी का ही एक कंपोनेंट है। और सिमिलर अदर सिक्योरिटीज, यानी वो कह रहा है ऐसी सिक्योरिटीज जो डिबेंचर की कंडीशंस को फुलफिल करेंगी, जो मैंने यूजुअली ऊपर आपको बता दिया, तो उनको भी हम डिबेंचर्स में ही लेकर चलेंगे। तो डिबेंचर में डिबेंचर स्टॉक भी है, डिबेंचर स्टॉक के अलावा बॉन्ड्स भी हैं, सिमिलर अदर सिक्योरिटीज भी हैं। अब लिखा है वेदर कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज ऑन कंपनीज एसेट और नॉट। चार्ज ऑन कंपनीज एसेट और नॉट का मतलब है कि जब आप बोरिंग करते हैं, जैसे हमने डिबेंचर बोरिंग है, तो जब आप बोरिंग रेज करते हैं तो जो भी लेंडर्स होते हैं जो आपको मनी लेंड कर रहे हैं, वो आपको कहते हैं कि हम आपको बिना सिक्योरिटी के लेंडिंग नहीं करेंगे। यानी बोरिंग कंपनी को या बोरोवर को, बोरिंग कंपनी को अपने लिए लोन रेज करने पर लेंडर को कुछ सिक्योरिटी ऑफर करनी होती है, और ये सिक्योरिटी यूजुअली कंपनी के पास सिर्फ अपनी फिक्स्ड एसेट्स की फॉर्म में होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स की फॉर्म में होती हैं। तो कंपनी अपनी जब फिक्स्ड एसेट को मॉर्गेज कर देता है एज अ सिक्योरिटी टू द लेंडर्स, तो हम लोग अपनी डेफिनेशन में टर्म यूज करते हैं चार्ज ऑन कंपनीज एसेट। तो कई बार डिबेंचर या सिमिलर सिक्योरिटीज को के थ्रू बोरिंग करने पर हमें अपनी एसेट को मॉर्गेज भी करना पड़ता है, यानी चार्ज क्रिएट करना पड़ता है, और कई बार विदाउट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ चार्ज भी हम अपनी सिक्योरिटीज रेज कर सकते हैं। तो डिबेंचर में डिबेंचर स्टॉक, बॉन्ड या सिमिलर सिक्योरिटी आ गई, चाहे चार्ज क्रिएट किया गया हो एसेट पे या ना किया गया, यानी बोरिंग हुई हो या मतलब आपने बोरिंग करी है, वो आपने मॉर्गेज करके करी है, विदाउट मॉर्गेज करी है, दोनों को ही डिबेंचर्स में इंक्लूड किया जाएगा। जब डिबेंचर इशू होते हैं तो कंपनी डिबेंचर्स के अगेंस्ट या डिबेंचर कंपनी डिबेंचर्स को डिबेंचर्स सर्टिफिकेट के फॉर्म में इशू करती है। डिबेंचर सर्टिफिकेट पे कंपनी की कॉमन सील यानी स्टैंप लगी होती है, जो ये एक्नॉलेज करती है कि कंपनी ने ये लोन रेज किया है। और ये डिबेंचर सर्टिफिकेट कंपनी की कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, जहां पर कंपनी ने कहा होता है कि हम रीपेमेंट करेंगे आफ्टर स्पेसिफाइड डेट। और कंपनीज एक्ट के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग मैक्सिमम मैच्योरिटी पीरियड ऑफ डिबेंचर्स 10 इयर्स होता है। यानी कोई भी कंपनी 10 इयर्स से ज्यादा के लिए डिबेंचर इशू नहीं कर सकती है। लेकिन अगर आपकी कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है, यानी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स बनाती है, तो यहां पर डिबेंचर की जो लाइफ है वो 30 इयर्स तक हो सकती है। लेकिन अदर देन इंफ्रा कंपनी की लिए डिबेंचर 10 इयर्स से ज्यादा इशू करना पॉसिबल नहीं है। यानी 10 इयर्स तक के लिए आप उनके फंड्स यूज कर सकते हैं, 10 इयर्स के बाद या विद इन 10 इयर्स आपको वो रीपे करने होंगे।
अगर आपने लेस देन 10 ईयर्स का कोई पीरियड नहीं बताया है तो 10 ईयर्स के अंदर ऑटोमेटिकली एट द एंड ऑफ 10th ईयर from the end of 10th year, यानी from the date of issue and as soon as the 10th year is ended, आपके डिबेंचर सब्जेक्ट टू रिडम्पशन ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। Debentures are issued with specified oblique prefixed rate of interest, that is जब डिवेंचर कंपनी इशू करती है तो उसका एक डिवेंचर का इंटरेस्ट प्रीफिक्स्ड होता है, स्पेसिफाइड होता है। दैट इज आपके क्वेश्चन में लिखा आएगा इस तरह से, द कंपनी इशूड 9% डिवेंचर, द कंपनी इशूड 12% डिवेंचर्स एंड सो ऑन। कोई भी एक रेट डिवेंचर के नाम के आगे लिखा होगा, यानी डिवेंचर का पूरा नाम होता है पढ़ते हुए 9% डिवेंचर या 12% डिवेंचर। डिवेंचर को डिवेंचर के आगे लगी परसेंटेज के साथ ही प्रोनाउंस किया जाना चाहिए। ये जो आगे 9% लगा है, ये डिवेंचर होल्डर को दिए जाने वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है और ये पहले से ही फिक्स होता है। अगर 9% तो कंपनी को 9% इंटरेस्ट देना होगा, 12% तो 12% देना होगा। तो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होते हैं। अब ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है पहले से तय किए जाते हैं, यानी डिबेंचर सर्टिफिकेट के अंदर सारी टर्म्स एंड कंडीशंस लिख दी जाती हैं कि डिबेंचर का इंटरेस्ट कितना है, वो कब पेबल होगा और कब रिडम्पशन होगी। डिबेंचर का इंटरेस्ट यूजुअली साल में 2 बार ही पे किया जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स is paid half yearly, that is twice a year पे किया जाता है। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स चार्ज इन नेचर होता है, यानी कंपलसरी टू पे होता है। नेक्स्ट पॉइंट सुनेंगे ध्यान से, ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है डिबेंचर का, जो प्रीफिक्स्ड है, प्री डिटरमिन्ड है, इस रेट को हम लोग कूपन रेट कहते हैं। इसको हम कूपन रेट कहते हैं, COUPON, कूपन रेट। अब इसकी मीनिंग भी समझ लीजिए कि जब एक स्पेसिफाइड रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है उसको कूपन रेट कहा जाता है। अब कूपन रेट से अलग से एक बात मैं आपको बता देता हूं कि जब कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो अगर आपके डिबेंचर्स बियरर है, बियरर डिबेंचर्स का मतलब होता है नो रिकॉर्ड विद कंपनी, नो रिकॉर्ड ऑफ डिबेंचर विद कंपनी। जब कंपनी अपने पास कोई भी डिबेंचर का रिकॉर्ड मेंटेन नहीं करती है तो उसको बियरर डिबेंचर कहते हैं। तो मान लीजिए कि स्टॉक मार्केट के अंदर यानी स्टॉक एक्सचेंज से आपने ट्रेडिंग करते हुए किसी कंपनी के डिबेंचर्स खरीद लिए। अब ये डिबेंचर आपने खरीदे, फिर आपने किसी और को दिए, फिर उसने किसी और को दिए, तो डिबेंचर की लगातार ट्रेडिंग चलती है और वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास सेल पे जाते रहते हैं, चले जा मतलब आगे शिफ्ट होते चले जाते हैं। तो जब कोई पर्सन मान लो ए के पास डिबेंचर है
ए ने डिबेंचर बी को दे दिए। अब ये डिबेंचर ए ने अपने पास 1 साल तक रखे, तो 1 साल तक का इंटरेस्ट तो ए को मिलेगा। अब अगले सालों का इंटरेस्ट बी को मिलेगा जब तक वो डिबेंचर बी अपने पास रखेगा। अब कंपनी ने इंटरेस्ट देना है और कंपनी में डिबेंचर होल्डर का रिकॉर्ड नहीं है, तो डिबेंचर्स के साथ कूपन्स अटैच्ड होते हैं, जैसे किसी भी चीज के कैंटीन के कूपन्स होते हैं, पिक्चर हॉल की कूपन्स होते हैं, टिकट्स होती हैं, ऐसे कूपन्स ऐड होते हैं उसके अंदर। तो जो भी पर्सन डिबेंचर खरीदता है तो उसको फिजिकल फॉर्म में वो कूपन्स दे दिए जाते हैं। जो जैसे ए ने 1 साल तक डिबेंचर अपने पास रखे, तो 1 साल तक 1 साल का इंटरेस्ट के लिए ए ने कूपन यूज कर लिए होंगे। अब अगले साल मान लो बी ने डिबेंचर को 2 साल तक अपने पास रखा, तो 2 साल तक इंटरेस्ट बी को मिलना है, तो बी इन डिबेंचर के साथ लगे हुए कूपन्स को यूज करके, इन 2 साल तक लगे हुए डिबेंचर को कूपन को यूज करके वो आगे उसको इंटरेस्ट कंपनी से अवेल कर सकता है। लेकिन अगर आपकी कंपनी के डिबेंचर रजिस्टर्ड डिबेंचर्स हैं, यानी अगर आपने कंपनी के डिबेंचर्स खरीदे हैं और वो रजिस्टर्ड हैं, यानी आपका रिकॉर्ड कंपनी के पास अवेलेबल है, तो फिर कंपनी आपको डायरेक्टली इंटरेस्ट पे कर देगी, फिर उसके साथ कोई कूपन लगे होने की जरूरत नहीं होती है। इसको कूपन रेट कहा जाता है क्योंकि कूपन में रेट ऑफ इंटरेस्ट मेंशन होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, दैट इज डिबेंचर्स वर्सेस बॉन्ड्स। डिबेंचर्स और बॉन्ड्स में क्या अंतर होता है, अब बात को थोड़ा फोकस करते हैं हम यहाँ पर। जो डिबेंचर और बॉन्ड्स, इनमें एक ही मेन डिफरेंस होता है कि यहाँ पर डिबेंचर्स में कूपन रेट होता है। कूपन रेट का मतलब हो गया कि जहां से आपका एक प्री डिटरमिन्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, उसको हम कूपन रेट सिक्योरिटीज कहेंगे। तो डिबेंचर इज अ कूपन रेट सिक्योरिटी। लेकिन जो बॉन्ड्स हैं, इसमें नो प्री फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनका कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स नहीं होता है। इनको जीरो कूपन बॉन्ड्स या जीरो कूपन सिक्योरिटीज कहा जाता है। इनको हम डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स भी कहते हैं। जनरली बॉन्ड्स गवर्नमेंट सेक्टर या गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इशू करती है। फॉर एग्जाम्पल ट्रेजरी बिल्स होते हैं, ये आरबीआई इशू करता है ऑन द बिहाफ ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, ये आपने इको में पढ़ा होगा। इसकी मिनिमम फेस वैल्यू 25,000 होती है। जब गवर्नमेंट इसको पब्लिक को या कॉमर्शियल बैंक या किसी को भी इशू करती है, तो गवर्नमेंट कहती है हम आपको 22,000 में दे रहे हैं, यानी हम आपको 3,000 के डिस्काउंट पे दे रहे हैं, यानी 25,000 का ट्रेजरी बिल है, आपको 22,000 में मिल रहा है, आपको 22,000 रुपए पे करने हैं। और हम आपको जब रीपेमेंट करेंगे, गवर्नमेंट कह रही है जब हम आपको ट्रेजरी बिल की ड्यू डेट पर रीपेमेंट करेंगे, तो गवर्नमेंट कह रही है हम आपको वापसी पे पूरे 25,000 रुपए देंगे। तो जो आपकी फेस वैल्यू है बॉन्ड की वो 25,000 है और जो इशू प्राइस है वो 22,000 है। तो जब बायर को 3,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे रिडम्पशन के टाइम पर, तो वो 3,000 रुपए प्रॉफिट नहीं होगा, 3,000 एक तरह का इंटरेस्ट कंसीडर होगा। तो ऐसा इंटरेस्ट जो फेस वैल्यू और इशू प्राइस के बीच के गैप का होता है, उसको उस इंटरेस्ट को हम लोग जीरो कूपन इंटरेस्ट या डीप डिस्काउंट इंटरेस्ट कहते हैं, या ऐसे सिक्योरिटी को डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स कहा जाता है। लेकिन डिबेंचर तो एक प्रीफिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ इशू होते हैं, इसको कूपन रेट कहा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ डिबेंचर्स। डिबेंचर्स को हम चार बेसिस पे क्लासिफाई करते हैं।
फर्स्ट होता है ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, सेकंड होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड, थर्ड होता है ऑन द बेसिस ऑफ रिडम्पशन, और फोर्थ होता है ऑन द बेसिस ऑफ कन्वर्जन। ऑन द बेसिस ऑफ सिक्योरिटी, डिबेंचर दो तरह के होते हैं, सिक्योर्ड डिबेंचर्स और दूसरे होते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर्स। अभी हम पीछे डिस्कस कर रहे थे कि ऐसे डिबेंचर्स, क्योंकि डिबेंचर बोरोइंग है, और मैंने भी इनिशियल लाइंस में बताया था जब बोरिंग की जाती है तो हमें कोई ना कोई सिक्योरिटी ऑफर करनी होती है, और ये जो सिक्योरिटी होती है ये कंपनी की फिक्स एसेट्स को मॉर्गेज करके दी जाती है, फर्निश की जाती है। तो ऐसे डिबेंचर्स विच आर सिक्योर्ड ऑन द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर कॉल्ड एज सिक्योर्ड डिबेंचर्स। सिक्योर्ड डिबेंचर्स को हम लोग मॉर्टगेज डिबेंचर्स भी कहते हैं। ये जो सिक्योरिटी ऑफर की जाती है फिक्स भी होती है, फ्लोटिंग भी होती है। जब फिक्स चार्ज लगाया जाता है जब कोई फिक्स चार्ज क्रिएट किया जाएगा तो फिर कंपनी फिक्स्ड चार्ज क्रिएट करने पर, अगर कंपनी ने किसी पर्टिकुलर एसेट पे फिक्स चार्ज क्रिएट करा और मॉर्गेज करी वो इस एसेट को, तो फिर कंपनी उस एसेट को कैन नॉट यूज, कंपनी उन एसेट को यूज नहीं कर पाती है, लेकिन इसके अलावा जो नॉन मॉर्गेज एसेट है उनको यूज कर पाएंगी। इसलिए कंपनी फिक्स चार्ज ना दे करके फ्लोटिंग चार्ज का यूज करती है, क्योंकि फ्लोटिंग चार्ज के अंदर कंपनी को प्रिवेंट नहीं किया जाता एसेट यूज करने से, यानी डू नॉट प्रिवेंट कंपनी फ्रॉम यूजिंग एसेट। यहां पर कंपनी एसेट को यूज करने से कंपनी को रोका नहीं जा सकता, प्रिवेंट नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर फिक्स चार्ज क्रिएट किया गया है तो लैंडर कंपनी को उस एसेट को यूज करने से प्रिवेंट कर सकता है। जब ड्यू डेट आती है और कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर को उनकी मनी नहीं पे कर पाती है, तो कंपनी कोर्ट में अप्लाई करके अपने राइट को एक्सरसाइज करती है और अपनी पास जो मॉर्गेज की गई एसेट है कंपनी की, उन पे अपना राइट एक्सरसाइज करती है, और कंपनी पहले अपनी जो भी एसेट चार्ज क्रिएट किया गया था उन एसेट को पहले मॉर्गेज करती है कंपनी, मॉर्गेज किए हुए पहले अपना राइट एक्सरसाइज करती है। फिर भी अगर उनका लोन पूरा नहीं होता, फिर कंपनी कोर्ट में अप्लाई कर करके कोर्ट को कहती है कि भाई इनकी एसेट्स को, बाकी एसेट्स को भी रियलाइज किया जाए और हमारे ड्यूज क्लियर किए जाएं। लेकिन ऐसे डिबेंचर जिनके ऊपर कोई भी चार्ज क्रिएट नहीं होता, सिक्योरिटी ऑफर नहीं की जाती है, उसको हम अनसिक्योर्ड डिबेंचर या नेकेड डिबेंचर्स कहते हैं। ये जो नेकेड डिबेंचर्स होते हैं इनके ऊपर कोई सिक्योरिटी ऑफर नहीं की गई होती है। इंडिया के अंदर अनसिक्योर्ड डिबेंचर इशू करने के ऊपर रेस्ट्रिक्शन है,
कोई भी कंपनी इंडिया के अंदर अनसिक्योर्ड डिवेंचर इशू नहीं कर सकती है। इंडिया के अंदर सिक्योर्ड डिबेंचर ही इशू करना परमिटेड है, अनसिक्योर्ड डिबेंचर कंपनी इशू नहीं कर सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि जब डिबेंचर इशू होंगे, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई में भी पूछा गया है ये, मतलब एमसीक्यू के सैंपल पेपर के अंदर था, एमसीक्यू बेस में। अगर डिबेंचर इशू हुए हैं तो वो बाय डिफॉल्ट सिक्योर्ड होंगे, अनसिक्योर्ड होंगे? तो आपका आंसर है वो सिक्योर्ड होंगे, क्योंकि अनसिक्योर्ड डिबेंचर तो इशू ही नहीं होते, इसलिए कंपनी बताती नहीं कि डिबेंचर किस तरह के हैं, तो क्योंकि डिबेंचर बाय डिफॉल्ट ही सिक्योर्ड डिबेंचर्स माने जाते हैं। सेकंड कैटेगरी होती है ऑन द बेसिस ऑफ रिकॉर्ड। रिकॉर्ड के बेसिस पर, रिकॉर्ड के बेसिस पर डिबेंचर दो तरह के होते हैं। फर्स्ट होता है रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, और सेकंड कैटेगरी होती है आपकी अनरजिस्टर्ड डिबेंचर्स या बियरर डिबेंचर्स। ये जो बियरर डिबेंचर होते हैं और अनरजिस्टर्ड डिबेंचर, इनमें क्या डिफरेंस होता है? रजिस्टर्ड डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिनका रिकॉर्ड कंपनी ने अपने पास एक रजिस्टर के अंदर रखा होता है, इसको रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स कहा जाता है। तो कंपनी अपने रजिस्टर ऑफ डिबेंचर होल्डर्स के अंदर अपने डिबेंचर होल्डर्स का पूरा रिकॉर्ड मेंटेन कर लेती है, और जब रजिस्टर्ड डिबेंचर्स कोई भी पर्सन ट्रांसफर यानी किसी और को सेल आउट करना चाहे स्टॉक मार्केट में, तो उसको उसके लिए कंपनी की परमिशन ऑब्टेन करनी होती है, यानी ऐसे डिबेंचर कंपनी की परमिशन के बिना ट्रांसफर नहीं होते हैं, यानी मेयर बाय डिलीवरी। जैसे मैंने कहा था बेयरर डिबेंचर बाय डिलीवरी ट्रांसफर होते हैं, इसलिए उनको बेयरर डिबेंचर कहते हैं। ये कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड मेयरली मेयर बाय डिलीवरी, यानी इसके लिए कंपनी के पास आपको परमिशन ऑब्टेन करनी होती है, तो आप डिबेंचर यहां पर रिडीम कर सकते हैं। और सेकंड होते हैं बेयरर डिबेंचर। बेयरर डिबेंचर ऐसे डिबेंचर होते हैं जिनका कंपनी का कोई रिकॉर्ड नहीं होता है, ये मेयर बाय डिलीवरी ट्रांसफर किए जा सकते हैं। मैंने बताया था इनके साथ कूपन अटैच होते हैं बेयरर डिबेंचर्स के साथ, जिसके थ्रू जो होल्डर है वो अपना इंटरेस्ट क्लेम कर सकता है। रजिस्टर्ड डिबेंचर में इंटरेस्ट उसी डिबेंचर होल्डर को मिलेगा जिसका नाम रजिस्टर के ऊपर मेंशन होगा, इसलिए उनके ट्रांसफर के समय एक प्रॉपर ट्रांसफर डीड बनानी होती है, और वो ट्रांसफर डीड कंपनी के पास भी जाती है, जिसके बाद कंपनी डिबेंचर होल्डर का नाम अपने रजिस्टर में बदलती है ताकि सही होल्डर को इंटरेस्ट दिया जा सके। बेयरर डिबेंचर में कंपनी का रिकॉर्ड नहीं होता, वो फ्रीली ट्रांसफरेबल होते हैं, मेयर बाय डिलीवरी दिए जा सकते हैं, उनके साथ इंटरेस्ट के लिए कूपन अटैच्ड होते हैं, कूपन के थ्रू आप इंटरेस्ट क्लेम कंपनी से करते हैं। नेक्स्ट है ऑन द बेस ऑफ रिडम्पशन। रिडम्पशन के बेसिस पे दो तरह के डिबेंचर होते हैं, एक होते हैं एक होते हैं रिडीमेबल डिबेंचर्स, और दूसरे होते हैं इररिडीमेबल डिबेंचर्स। रिडीमेबल डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिनकी रिडम्पशन कंपलसरी होती है, और इररिडीमेबल डिबेंचर्स वो होते हैं जिनकी रिडम्पशन कंपलसरी नहीं होती है, और केवल कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पर ही, कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पर ही कंपनी के लिक्विडेशन के टाइम पर उनका पैसा लौटाया जाता है।
पर आज की डेट में इंडिया में 10 ईयर से ज्यादा के लिए डिबेंचर इशू हो नहीं सकते हैं, तो इसका मतलब वो ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट टू रिडम्पशन होते हैं। तो ऑल डिबेंचर्स आर रिडीमेबल डिबेंचर्स। इसका मतलब एक कंडीशन और हो गई कि अगर डिबेंचर कोई भी इशू हुए हैं तो वो दो कैटेगरी में फॉल करेंगे एक साथ, वो सिक्योर्ड होंगे एंड रिडीमेबल होंगे। यानी बाय डिफॉल्ट अगर डिबेंचर आए हैं तो दे आर एज्यूम्ड टू बी सिक्योर्ड एंड रिडीमेबल। और नेक्स्ट होते हैं कन्वर्जन के बेसिस पर कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और सेकंड होते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स ऐसे डिबेंचर्स होते हैं जिनकी पेमेंट कैश में ना करके उनको कंपनी के शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है। हम डिबेंचर होल्डर को ड्यू डेट पर या एक फिक्स डेट पर कहते हैं कि आपको हम ऑप्शन दे रहे हैं, यदि आप चाहें तो आप रुपया ना लेकर के हमारी कंपनी के शेयर्स ले लीजिए, तो हम आपको डिबेंचर के बदले शेयर्स दे देते हैं। तो ऐसे डिबेंचर्स जो शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं वो कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं, और ऐसे डिबेंचर्स जो शेयर में कन्वर्ट नहीं किए जाते हैं वो आपके नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स होते हैं। अब जो डिबेंचर जब तक मेंशन ना हो कि वो कन्वर्टिबल है तो तब तक वो नॉन कन्वर्टिबल ही माने जाते हैं। यानी कंपनी अपनी डिस्क्रिप्शन पे नहीं कह सकती कि भाई ये डिबेंचर कन्वर्टिबल बना रहे हैं हम और आपके हम डिबेंचर शेयर में कन्वर्ट कर रहे हैं। अगर कंपनी ने इशू के टाइम पर ऑप्शन दी होगी कि हम 2 साल बाद 3 साल बाद यदि कोई पर्सन चाहे तो कंपनी अपने वो पर्सन कंपनी को अप्लाई करके अपने डिबेंचर्स के बदले शेयर ले सकता है, तभी वो कन्वर्ट हो सकते हैं, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो कन्वर्जन नहीं होती। ये 4 बेसिस होते हैं और 8 तरह के डिबेंचर्स होते हैं। सिक्योरिटी के बेसिस पे सिक्योर्ड अनसिक्योर्ड, और रिकॉर्ड के बेसिस पे रजिस्टर्ड एंड बियरर, रिडम्पशन के बेसिस पे रिडीमेबल और इरिडीमेबल, एंड कन्वर्जन के बेसिस पे कन्वर्टिबल एंड नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। यहाँ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट खत्म होता है, इसके बाद यहाँ से न्यूमेरिकल डिबेंचर्स का चैप्टर स्टार्ट हो जाता है।